लेते हैं इंडिकेटर्स एंड एसिड स्ट्रेंथ। अब हम एसिड स्ट्रेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, आपको 0 से लेकर 6 तक यानी लेस देन 7 आपके पास सारे एसिड रखे हुए हैं। आप सब कौन सा एसिड बहुत ज़्यादा क्रूसिव है और कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये हमें कैसे पता चलता है? जाहिर बात है हम उसको पी के चेक तो नहीं कर सकते, अपने ऊपर डाल के तो चेक नहीं कर सकते ना। तो सो वी हैव सम टूल्स और सम टाइप्स ऑफ थिंग्स जो हमारी हेल्प करती हैं एसिड की स्ट्रेंथ को मालूम करने में। एसिड इन द फूड वी ईट आर वीक। जो भी एसिड हम खाने में इस्तेमाल करते हैं जिसमें सिरका है, ऑरेंज है, लेमन है, वो ज़रा वीक होता है। जैसे कार्बोनिक एसिड है जो हम सोडा वगैरह पीते हैं, बोतलें पीते हैं, तो वो ज़रा वीक होता है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। अदर एसिड सच एज द सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन साइंस लेबॉर्ट्रीज कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर आप दूसरे एसिड्स की बात करें जो कि लैब में इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, केमिकल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और केमिकल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो क्रूसिव होते हैं, उनसे नुकसान हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज़ मेजर्ड बाय इट्स पीएच। तो हमें कैसे पता चले कि ये एक लैब वाला क्रूसिव एसिड है या ये एक नॉर्मल वीक एसिड है? तो इसके लिए हमारे पास एक पीएच स्केल मौजूद होता है, और पीएच की अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहें तो उसे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एनी एक्वस सॉल्यूशन। तो आपके एसिड का कुछ इस तरह का चक्कर है कि आप हमेशा पीएच के साथ हाइड्रोजन आयंस को साथ लेकर चलते हैं, जबकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। आप इस स्केल के ऊपर देख सकते हो कि द स्ट्रॉन्ग द एसिड द मोर हाइड्रोजन आयंस देयर आर। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपके ख्याल में पीएच में उसका क्या नंबर होना चाहिए? 6 होना चाहिए या 1 होना चाहिए? तो आप ये याद रखें, द लोअर द पीएच नंबर द स्ट्रॉन्गर द एसिड। यानी अगर पीएच स्केल पर आपका एसिड 1 और 2 के ऊपर रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि पीएच में उसका नंबर लोअर है, यानी 1 और 2 है, माइनस में जा रहा है ना। आप देखें बैक चल रहे हैं स्केल के ऊपर, आप 7 से बैक अगर जाते हैं तो वो नेगेटिव में आता है, और 7 से आप फर्दर जाते हैं 8, 9, 10 की तरफ तो वो एल्कली यानी पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाता है। तो आप जितना नेगेटिव होते जाओगे, 7 से दूर होते चले जाओगे, यानी 2 और 1 तक पहुंचोगे, उतना ही आपका आपका हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती जाएगी उस सॉल्यूशन के अंदर, और वो एसिड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और द हायर द पीएच, यानी जब आप 1, 2 से 5, 6 तक आ जाते हो, 6 तक आ जाते हो, इट मीन्स कि आपका पीएच हायर हो गया, तो आप न्यूट्रल के नज़दीक पहुंच गए हो, अब आपका वो एसिड वीक हो गया है। तो ये आपको पीएच स्केल के थ्रू समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो गलती करते हैं और जिनको कन्फ्यूज़न होती है कि पीएच लो है तो एसिड स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तो भाई पीएच पे 1 और 2 पे रखा हुआ एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो कि 7 से काफ़ी दूर है। अगर 7 के नज़दीक जो नंबर है 5, 6, वो आप वीक एसिड के अंदर उसको कंसीडर करेंगे। अब जरा पीएच स्केल को थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। द पीएच स्केल शोज हाउ एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन इज। आपका पीएच स्केल बेसिकली किस चीज़ को बता रहा है, कैटेगराइज कर रहा है कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक या कितनी अल्कलाइन है। अ सब्सटेंस विद अ पीएच 7 इज न्यूट्रल। अब याद रखें कि आपके पीएच स्केल का जो मिड पॉइंट है उसको हम न्यूट्रल बुलाते हैं, जो कि 7 है, और 7 के ऊपर वाटर रखा हुआ है। प्योर वाटर हैज़ अ पीएच 7। अ केमिकल विद अ पीएच ग्रेटर देन 7 इज एन एल्कली। तो 7 से ऊपर जितने भी नंबर यानी 8 से लेके 14 तक तमाम के तमाम एल्कलीज के अंदर फॉल करेंगे, और 7 से नीचे जो कुछ है 0 से लेके 6 तक वो एसिड में कंसीडर किया जाएगा। ये बात की बात है कि एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, या एल्कली कौन सी स्ट्रॉन्ग और कौन सी वीक है। द हायर द पीएच द मोर एल्कलाइन द केमिकल इज। तो जैसे जैसे आप 7 से दूर होते जाएंगे यानी 13, 14 पर जाते जाएंगे, आपकी एल्कली जो है ना एल्कलाइनिटी इंक्रीज करती चली जाएगी। और इसी तरह ऑपोजिट वे में अगर आप 7 से नीचे जाते जाओगे यानी 1 तक पहुंचोगे, 2 तक पहुंचोगे, तो आपका एसिडिक सोल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो 7 से दोनों तरीकों से दूर होने पर उधर से एल्कली इंक्रीज हो जाएगा, एल्कलाइनिटी इंक्रीज करेगी, और इधर एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। एंड एल्कली विद अ पीएच 14 इज मच स्ट्रॉन्गर देन एन एल्कली विद अ पीएच 9। तो ये याद रखें कि 7 से जितनी दूरी उतनी आपकी उस सोल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग एबिलिटी आ जाती है, चाहे वो अल्कलाइन है चाहे वो एसिडिक है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि जो pH 9 है वो वीक एल्कली है,
एज़ कम्पेयर टू 14, ठीक है, क्योंकि 14 7 से काफ़ी दूर है और इसीलिए उसकी अल्कलाइनिटी इंक्रीज़ कर गई हुई है। द पीएच ऑफ एन एसिड इज़ लेस देन 7 और आपके एसिड जो है उसका पीएच जो है वो 7 से नीचे होता है। बार बार एक ही बात की जा रही है यहाँ पर, तो रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब बात कर लेते हैं डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस के बारे में कि किन मिक्सचर्स को हम डाइल्यूट बुलाते हैं और किसको कंसनट्रेटेड बुलाते हैं। When an acid is mixed with a large quantity of water, it is dilute acid। तो बहुत आसान सी बात बता देती हूँ आपको। आपने एक पानी का जग ले लिया और उसमें 2 कतरे एसिड के डाल दिया। अब आपको खुद पता है 2 जो ड्रॉप्स हैं एसिड के और पानी एक जग है, तो इसमें क्या चीज़ ज़्यादा है? तो इसका मतलब है कि इसमें एसिड कम और पानी ज़्यादा है, यानी सल्यूट कम सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो ऐसे तमाम सॉल्यूशंस जिनमें सल्यूट की मिकदार कम और सॉल्वेंट की ज़्यादा हो, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बुलाते हैं, डाइल्यूट मिक्सचर बुलाते हैं। In the same way, when an acid is mixed with a small quantity of water, it is concentrated acid. Concentrated acids are more corrosive than dilute acids। और अगर आप एक जग एसिड के अंदर चंद कतरे पानी के डाल देते हैं, यानी सल्यूट आपके पास एक जग है और उसमें आप चंद कतरे जो हैं सॉल्वेंट के डाल रहे हो, तो इसका मतलब है कि उसमें कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हुई? एसिड की, यानी सल्यूट की। तो इसको हम कंसंट्रेटेड एसिड बुलाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि जिसमें सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा वो डाइल्यूटेड और जिसमें सॉल्वेंट की मिकदार कम सल्यूट की ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड। और कंसनट्रेटेड एसिड आप जहन में रखिएगा जिनमें आपके नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और HCl वगैरह आते हैं, दे आर मोर क्रूसिव देन डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब ये नहीं है, देखिए आप घर में जो इस्तेमाल करते हैं एसिड्स फ्लोर्स को साफ़ करने के लिए, टॉयलेट को साफ़ करने के लिए, तो आपको एक मिकदार बताई जाती है कि एक बकेट के अंदर या एक बड़ी बाल्टी के अंदर आपने 1 कप या हाफ कप, उसमें जो उनका पैमाना गिवन होता है ना आपको, वो मेजरिंग कप आपके पास होता है, छोटा सा होता है वो, और वो आपने डालना होता है काफ़ी ज़्यादा पानी के अंदर। लेकिन अगर आपके वो हाथ या पाँव पे गिर जाए पानी, वो इतना ज़्यादा क्रूसिव नहीं होता, नुकसान फिर भी पहुँचाएगा। ये ना सोचिएगा कि आपने एसिड वाला पानी डालकर तो हाथ धो लिए, उससे तो आपके हाथों को कुछ नहीं होगा, वो आपको एलर्जिक करेगा, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि जी एक जग पानी था तो उसमें 1 कतरा ही एसिड का गिरा ना, कोई बात नहीं, पानी पी लेते, तो नो, इट इज़ रियली क्रूसिव फॉर योर स्टमक, क्योंकि है तो वो एसिड ही है ना, ठीक है। बेशक आप पीछे पढ़ के रहे हैं कि एसिड में हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाते हैं पानी में जाने पर, लेकिन फिर भी वो उतना ही एक्टिव होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप एसिड को पानी में 1-2 कतरे डालने पर वो एसिड नहीं रहेगा, वो अब भी एसिड ही है, वो अब भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, बेशक कम पहुंचाए लेकिन नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों में आपस में कंपैरिजन कराएं तो जो डाइल्यूट एसिड है, जिसमें एक जग पानी के अंदर कुछ कतरे एसिड के थे और दूसरी तरफ एक जग एसिड का था और कुछ कतरे पानी के थे, तो वो जो ज़्यादा एसिड वाला जग है, यानी ज़्यादा सल्यूट वाला कंसनट्रेटेड एसिड है, वो ज़्यादा क्रूसिव है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन? जैसे कि मैंने आपको पीएच स्केल पर भी बताया कि जो 7 से दूर नंबर होते हैं, यानी 7 से बिलो आप जाएं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जितना आप दूर जाते जाओगे आपका एसिड जो है उसकी स्ट्रॉन्ग और उसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो इंक्रीज़ करती चली जाएगी, यानी जो 0 पे पहुँचेगा या 1 पर पहुँचेगा वो सबसे ज़्यादा क्रूसिव होगा, ठीक है। तो the strength of an acid refers to the number of hydrogen ions। तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन से या उनकी पोटेंशियल से पता लगा सकते हैं, ठीक है। और उसको रेफर करते हैं कि जी अगर ये क्रूसिव है तो यकीनन इसमें हाइड्रोजन आयंस की मिकदार ज़्यादा है। द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस द स्ट्रॉन्गर द एसिड। अब वही बात कि एक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बुला रहे हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन आयंस की वजह से, कि उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं, लिहाजा ये उतना ही क्रूसिव है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज़ अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इट हैज़ अ pH of about 2 but is not very concentrated।
अब बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि मैम अगर नाइट्रिक एसिड डाइल्यूटेड फॉर्म में है यानी उसमें सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है तो फिर वो 2 के ऊपर हम उसको क्यों कंसीडर करें, क्योंकि 1-2 जो है 0-1-2 ये तो बहुत बहुत क्रूसिव एसिड्स के लिए कंसीडर किया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड बच्चों लैब स्केल पर इस्तेमाल होने वाला ख़तरनाक तरीन एसिड है और ये मत भूलें कि इस एसिड की कम मिकदार भी आपके लिए काफ़ी, आपको तकलीफ़ देने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी होती है। बात आ जाती है कि जहर का एक कतरा ही कई लोगों को मारने के लिए काफ़ी होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर किसी को नाउज़ुबिल्लाह आपने जहर देनी तो आप पूरी बोतल पिएंगे तो फिर जहर असर करेगी। जहर अगर प्योर है तो उसका एक कतरा काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी होता है। तो ये एसिड के साथ भी यही मामला है कि एसिड अपने एक्टिव जो उसका करैक्टर है ना उसको लूज़ नहीं करता पानी में जाने के बाद। अब भी वो वही एसिड है, बेशक उसकी मिकदार कम होगी लेकिन नुकसान अब भी वो पहुंचाएगा। इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और एन अल्कली एज शोज वेदर सोल्यूशन इज एन एसिड और अल्कली। इंडिकेटर्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो बीकर में रखे हुए लिक्विड्स हैं जो सोल्यूशंस हैं वो एसिड हैं या अल्कली हैं। और ये इंडिकेटर एक डाई की तरह होते हैं। जैसे ही इनको किसी भी बीकर में डाला जाता है, जैसे कि आपको लिटमस पेपर डाल के दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये इट्स काइंड ऑफ इंडिकेटर। तो जैसे ही आप प्लेन लिक्विड के अंदर यहाँ पर दोनों आपको ऐसे लग रहा है जैसे पानी की शक्ल के लिक्विड मौजूद हैं, सोल्यूशन मौजूद हैं और आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि आइदर इट विल बी लाइक एसिड और एल्कली, तो इसमें आपकी इंडिकेटर मदद करता है। जैसे आप कुछ ड्रॉप्स इंडिकेटर के इसमें डालते हो, ये कई शक्लों में पाया जाता है। ड्रॉप की शक्ल में भी आपको मिल जाता है एक बॉटल के अंदर, और आपको पेपर की शक्ल में भी मिल जाता है और स्ट्रिप्स की शक्ल में भी मिल जाता है। तो जैसे ही आप पेपर को या उन ड्रॉप्स को इस लिक्विड के अंदर पुट करते हो या सोल्यूशन में, तो वो अपना कलर चेंज कर देता है। और जिस हिसाब से कलर चेंज करता है, अगर पर्पल है तो आप उसको स्केल के ऊपर जाकर देख सकते हैं पीएच स्केल पर कि ये अल्कली है या एसिड है, और अगर एसिड है तो कितना तेज़ या कम है, और अगर अल्कली है तो कितनी स्ट्रॉन्ग या लो है। तो हमारी बहुत मदद हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर इन चीज़ों का इस्तेमाल जो या इंडिकेटर्स का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो केमिकल्स के साथ खेलते हैं, जो लेबॉर्ट्री स्केल पर या लैब स्केल के ऊपर काम करते हैं और साइंटिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं, क्योंकि एक ही वक्त में वहाँ पर कई सोल्यूशन, सेम दिखने वाले सोल्यूशन पड़े हुए होते हैं लेकिन उनके करैक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि नुकसान से बचा जा सके। लिटमस इज एन इंडिकेटर, इट इज़ अ ब्लू पर्पल डाई विच कम्स फ्रॉम स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड लिचेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लिटमस को भी हम एज ए इंडिकेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये 2 तरह के कागज़ में आता है। एक ब्लू कागज़ होता है, ब्लू या पर्पल, और एक रेड कलर के कागज़ में होता है, ठीक है, यानी पेपर का कलर जो होता है वही होता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप इस पेपर को डालोगे किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो कि पानी की तरह दिख रहा है, तो ये अपना रंग चेंज कर लेगा। और अपना रंग, इसमें ये सोल्यूशन का रंग चेंज नहीं करता, इसमें ये अपना रंग चेंज करता है बेसिकली। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ एसिड है या ये अल्कली है। और इसको हम हासिल कहाँ से करते हैं, या इस पेपर के ऊपर ये ब्लू या रेड कलर जो हमने डाई करके रखा होता है वो आता कहाँ से, ये बेसिकली एक पौधे में से एक्सट्रैक्ट निकाल कर उससे ये पेपर तैयार किए जाते हैं। लिटमस पेपर इज़ अ क्विक वे टू आइडेंटिफाई एन एसिड और एन अल्कली। ब्लू लिटमस पेपर इज़ यूज्ड टू टेस्ट एन एसिड, इट टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू रेड इंडिकेटिंग एसिड। अब मैंने जैसे आपको बताया है कि 2 तरह के ये पेपर होते हैं लिटमस पेपर, और 2 रंगों में आते हैं, एक ब्लू में और एक रेड में। आप ब्लू वाला लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हैं, जब आप उसको एसिड में डालेंगे तो वो अपना रंग चेंज करके रेड में चला जाएगा। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये सोल्यूशन जिसमें जिसका आपको शक था कि ये अल्कली है या एसिड है, तो वो बेसिकली एसिड है, क्योंकि आपका लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो गया है। तो आपने ये बड़ा अच्छा याद रखना है। बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ होती है, वो ब्लू लिटमस पेपर को अल्कली के अंदर डाल देते हैं और रेड को वो एसिड के अंदर चेक करते हैं, जबकि एसिड के लिए ब्लू और अल्कली को चेक करने के लिए आपके पास रेड लिटमस पेपर होना ज़रूरी है। अगर आप अल्कली के अंदर रेड लिटमस पेपर को ऐड करेंगे या डालेंगे तो वो अपना रंग तब्दील करेगा और ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये सोल्यूशन अल्कलाइन है। इन अ न्यूट्रल सोल्यूशन सच एज डिस्टिल्ड वाटर लिटमस डज नॉट चेंज कलर।
और मज़े की बात ये कि अगर आप सादे पानी के अंदर या आप खारे पानी के अंदर इसको चेक करते हो कि ये पानी एसिडिक है या एल्कलाइन है, तो ये याद रखिएगा वहाँ लिटमस पेपर आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वाटर तो बेसिकली होता है न्यूट्रल सोल्यूशन है, ठीक है। नमक वाला पानी भी आप समझें या चीनी वाला पानी, ये दोनों जो है न्यूट्रल होते हैं, और इसमें लिटमस पेपर अपना कलर बिल्कुल तब्दील नहीं करेगा। देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपके पास इंडिकेटर्स कई टाइप्स के हो सकते हैं, और जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो सिर्फ एसिडिक और एल्कलाइन सॉल्यूशंस को चेक करने के लिए। सम आर शोन इन द टेबल। मैनी इंडिकेटर्स आर मेड फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। आपको नीचे टेबल के अंदर 4 किस्म के इंडिकेटर्स दिखाए गए हैं, और ये याद रखें कि ज़्यादा इंडिकेटर्स जितने भी हैं तकरीबन वो सब पौधों से एक्सट्रैक्शन करवा कर, ठीक है, उनका अर्क निकाल कर उससे तैयार किए जाते हैं, और समझ लें कि ऑर्गेनिक वे में इनको बनाया जाता है। सबसे पहला इंडिकेटर आपके पास लिटमस है, ये 2 रंगों में आता है। एसिड को चेक करना हो तो आपको रेड पेपर इस्तेमाल करना है, और अगर आपको एल्कली को चेक करना है तो ब्लू कलर के पेपर को इस्तेमाल करना है। फिर आ जाता है फिनॉल फिथिलीन, और इसमें अगर आपने एसिड को चेक करना है तो ये कलरलेस होगा, और अगर आपने एल्कली को चेक करना है तो ये पिंक कलर में मिलेगा आपको। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिड के लिए ऑरेंज कलर और एल्कली के लिए येलो। फिर ब्रोमोथाइमोल ब्लू की बात कर लें, ये भी लास्ट इंडिकेटर हमारे पास, जो कि एसिड में जाने पर येलो शो कलर करवाता है और ब्लू करवाता है एज फॉर एल्कली। यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा होता है कि उसके साथ आपको एक चार्ट दिया जाता है रंगों का, जो कि आपको यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है, और नीचे पीएच स्केल भी दिया होता है, और वो आप अगर आपका सोल्यूशन पर्पल कलर में आ जाता है तो आप समझ जाएं कि आपकी वो एल्कली है और 13-14 यानी स्ट्रॉन्ग एल्कली के अंदर जाता है। और अगर रेड कलर आ रहा है, डार्क रेड में आ रहा है या लाइट रेड में आ रहा है, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड बता रहा है। अगर ग्रीन में आ जाता है तो वो लाइक टू बी न्यूट्रल यानी न्यूट्रल के नज़दीक है, न्यूट्रल नहीं है। और अगर वीक एल्कली होगा तो लाइट ब्लूइश कलर के अंदर या ग्रीनिश कलर के अंदर आपको शो होगा, डार्क ग्रीन में। तो ये आपको काफ़ी मदद देता है जो यूनिवर्सल आपके पास इंडिकेटर होता है, और ये स्ट्रिप्स की शक्ल में आता है, और इस हिसाब से अपना वो रंग चेंज करता रहता है, डिपेंड करता है कि पीएच स्केल के ऊपर सोल्यूशन किधर लाई कर रहा है, यानी वो स्ट्रॉन्ग में है या वीक में है।